नीता बेटी, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले और अपने दिमाग में गांठ बांध ले। शादी के बाद जब तू ससुराल जाएगी तो तुझे किसी का रोब सहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे तो तेरी सास शक्ल से ही चालाक लगती है। लेकिन बेटा, तुझे उससे या अपने ससुराल में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुझे दो बातें सुनाए तो तू चार सुना देना। बिल्कुल दबकर मत रहना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने पति को शुरू से ही अपनी मुट्ठी में रखना। उसकी नब्ज पकड़ ले, समझी? फिर सही मौका देखकर सास ससुर से अलग हो जाना। मेरा सालों का अनुभव है, इसलिए कह रही हूं। अकेले रहोगी तो रानी बनकर रहोगी और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नीता ये सब सुनकर थोड़ी असहज हो गई। क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने विरोध जताते हुए कहा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और वैसे भी विवेक के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही माँ के लिए एक नाराजगी भी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तुझे रास्ता दिखा रही हूं, ताकि तू अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, किसी की कठपुतली ना बने। ये दुनिया बहुत चालाक है। आजकल लड़कियों को हमेशा दो कदम आगे रहना पड़ता है। यह थे राधा जी के विचार। राधा जी, जिनके पति का देहांत 3 वर्ष पहले हो चुका था, कि एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा रोहन उनसे अलग रहता था और बेटी नीता की शादी नजदीक थी। राधा जी चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई समझौता ना करना पड़े। इसलिए आज वह अपनी बेटी को यह कीमती नसीहत दे रही थी, और जैसे जैसे वह बोल रही थी, नीता के मन में उनकी बातें गहरी उतर रही थीं। उसकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। नीता अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, एक बात समझ नहीं आई। मेरा पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? माँ ने एक पल के लिए नीता की ओर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नीता, अगर पत्नी ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। अपने पति को इस तरह अपने बस में कर ले कि तू उसकी जरूरत बन जाए। तेरे बिना उसका एक पल भी ना चले। तेरी मौजूदगी उसकी हर धड़कन में समा जाए। फिर वह वही करेगा जो तू चाहेगी। बोलते बोलते उनका लहजा अचानक कड़क हो गया। अपनी भाभी से ही देख ले बेटी, 1 हफ्ते में ही वह तेरे भाई को मुझसे छीन कर ले गई। नीता ने माँ की बातें सुनकर एक गहरी सांस ली, फिर थोड़ा ठहर कर बोली, अच्छा माँ, ये सब तो ठीक है, पर आप ये बताओ, भैया को फोन किया या नहीं? नीता की बात सुनते ही उसकी माँ का चेहरा एकदम तमतमा उठा, जैसे किसी ने पुरानी दबाई गई पीड़ा को फिर से कुरेद दिया हो। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोली, नहीं किया, और करूंगी भी नहीं। क्यों माँ, कब तक इस नाराजगी को सीने से लगाए रखोगी? नीता ने सवाल किया। राधा ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मेरे साथ किया क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया? लेकिन माँ, नीता की बात पूरी होने से पहले ही माँ ने उसे रोक दिया। उनकी आंखों में मानो आग भड़क उठी। गुस्से से तिलमिलाते हुए वे कुर्सी से उठीं और तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा जोर से पटका और कमरे में सन्नाटा पसर गया। नीता स्तब्ध और परेशान कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर भैया ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि वह उन्हें माफ नहीं कर सकती? वह सोच रही थी। दरअसल सारी कड़वाहट की जड़ नीता के बड़े भाई रोहन से जुड़ी थी। रोहन कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की स्नेहा से प्यार कर बैठा था। स्नेहा गरीब घर से थी, पर उसमें संस्कार और सादगी के गुण थे, और रोहन उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन नीता की माँ राधा जी के मन में कुछ और ही सपने थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और जहां वह कहेंगी, उनका बेटा रोहन उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। राधा जी रोहन की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करना चाहती थी। ऐसी लड़की जो न केवल रूपवती हो, बल्कि अपने साथ इतना सब कुछ लेकर आए कि उनका समाज में एक रुतबा बन जाए। उन्होंने एक लड़की पसंद भी कर ली थी, बड़े रईस घर की लड़की, जो अपने साथ मोटा दहेज लेकर आती और उनके सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जब राधा जी ने रोहन से यह बात कही तो उसने साफ कह दिया, माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरानी से पूछा, मानो सुना तो हो पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ, रोहन ने दोहराया। राधा जी के सपनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह एक पल में बिखर गई।
जब उन्हें पता चला कि वह लड़की गरीब परिवार से है, तो उनकी नाराजगी मानो आग बनकर भड़क उठी। रोहन ने अपनी मां को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन राधा जी का दिल तो जैसे पत्थर हो चुका था। कोई और रास्ता ना पाकर एक दिन रोहन ने कोर्ट मैरिज कर ली और स्नेहा को घर ले आया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे रोहन और उस लड़की स्नेहा को एक साथ वर वधू के रूप में देखा, तो राधा जी के भीतर की जिद और अहम फट पड़े। राधा जी ने उसे देखते ही अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा या मुझे। रोहन ने अपनी मां के पांव में गिरकर माफी मांगी और स्नेहा को बहू स्वीकार करने की प्रार्थना की, परंतु राधा जी ने नजरें फेर लीं। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोहन को भरोसा था कि मां की नाराजगी चिरस्थायी नहीं है, वे केवल कुछ समय के लिए नाराज हैं। लेकिन जब वे स्नेहा के सरल स्वभाव, उसकी सादगी, उसकी विनम्रता को जानेंगी, तो उसे स्वीकार कर लेंगी, उसे अपनाने लगेंगी। लेकिन उसकी यह उम्मीदें जल्द ही मायूसी में डूबने लगीं। राधा जी का रवैया स्नेहा के प्रति दिन ब दिन और सख्त होता गया। नीता ने भी मां को मनाने की कोशिश की, पर राधा जी एक शब्द सुनने को तैयार न थी। रोहन दौराहे पर फंस गया था, हताश होकर। आखिरकार शादी के 2 हफ्ते बाद उसने स्नेहा का हाथ थामा और घर छोड़ दिया। बाद में उसे अच्छी नौकरी मिली और वह दूसरे शहर चला गया। उसे पता था कि मां अपनी जिद के आगे कभी नहीं झुकेंगी, इसलिए उसने समय को ही इस घाव का मरहम बनने दिया। मां की नाराजगी के बावजूद रोहन हर महीने अपनी मां को बिना पूछे पैसे भेजता था। नीता के जरिए वह घर की सारी खबर रखता और खुद भी कभी कभी मां को फोन करके बात करने की कोशिश करता। पर हर बार राधा जी उसका नंबर देखकर फोन काट देती। हालांकि उनकी बेटी नीता की भी लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन राधा जी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि नीता के ससुराल वालों का स्टेटस उनसे अच्छा था। आखिरकार नीता की शादी का दिन आ ही गया। घर में रौनक थी। शादी के खर्चों के लिए रोहन ने पहले ही अपनी मां के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे। राधा जी ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे रोहन और बहू स्नेहा को शादी का न्योता नहीं दिया था। नीता ने कई बार मां से कहा, मां, भैया को बुला लो ना, ये मेरी शादी है, वह नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। पर राधा जी हर बार बात टाल देती। लेकिन रोहन अपने दिल की सुनने वाला इंसान था। नीता को विश्वास था कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही उसे आशीर्वाद देने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। नीता जब कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, तब रोहन अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर नीता की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। भैया तुम आ गए, मुझे पता था तुम नहीं रुक पाओगे। स्नेहा ने भी नीता को गले लगाया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो नीता, खुश रहना हमेशा। रोहन ने मां की ओर देखा, कुछ कदम बढ़ाए, पर राधा जी ने मुंह फेर लिया। तो रोहन नीता के सिर पर हाथ फेरकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। शादी संपन्न हुई और नीता अपने ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग और एक नई जिंदगी उसके सामने थी। ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। शादी की रस्मों के बाद थकान ने सबको जकड़ लिया था। देर रात तक चली हंसी ठिठोली और रीति रिवाजों की भागदौड़ के बाद ससुराल में सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। नीता भी विवेक के साथ अपने कमरे में थी, जहां नींद ने उसे जल्द ही अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से रिसकर कमरे में बिखर गई और नीता की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह अभी बिस्तर पर ही थी, आलस भरी निगाहों से छत को निहार रही थी। तभी उसका फोन तेजी से बजा। स्क्रीन पर मां का नाम देखकर उसने फोन उठा लिया। विवेक उस वक्त वहां नहीं था, शायद बाथरूम में था। हाँ मां, सुबह सुबह कैसे याद आ गई? नीता ने हल्के हंसते हुए कहा। राधा जी की आवाज में वही चिढ़ परिचित वाकपटुता थी। अरे मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, उसका हालचाल ना लूं तो मां कहलाऊंगी। बोल, वहां सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? नीता हंस पड़ी और बिस्तर पर थोड़ा सीधा बैठते हुए बोली, अरे मां, सब ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो। अभी मुझे तैयार होना है। मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है। क्या? राधा जी का स्वर एकदम से सख्त हो गया। पहले ही दिन से तुझे काम पर लगा देंगे ये लोग। मैंने कहा था ना बेटी, बहुत चालाक है तेरी सास। सबके सामने तो बोली थी कि हम बहू नहीं, बेटी लेकर जा रहे हैं। अब बेटी बेटी बोलकर तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देंगी। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी?
नीता ने माँ की बात सुनी और एक पल सोच में पड़ गई। वह कुछ कहने वाली थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और विवेक बाहर आया। नीता ने झट से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन रख दिया। विवेक ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फोन था? नीता ने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी। माँ का था। बस मेरा हालचाल पूछ रही थी। वह उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद विवेक भी तैयार हो गया। उसने गौर किया कि नीता के माथे पर बल पड़े थे और उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। विवेक ने उसका चेहरा ध्यान से देखा, हल्का सा मुस्कुराया और प्यार से पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान हो? अरे चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा है कि कभी ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं। गुस्सा तो जैसे उनके स्वभाव में है ही नहीं। और मामा के तो क्या ही कहने, उनका स्वभाव तुम खुद ही देख लेना। अब चलो, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे। नीता कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कमरे से बाहर निकली तो हवा में ताजे पराठों और देसी घी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। दोनों ने पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी लक्ष्मी जी, नीता की सास, ने उसे देखते ही आवाज लगाई, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। नीता थोड़ा झिंझकी, पर लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए उसके और विवेक के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े प्यार से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गर्म पराठे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, शायद कोई रिश्तेदार थी, थोड़ा हंसी में थोड़ा तंज में बोल पड़ी, अरे लक्ष्मी, ये क्या? बहू ने तो घूंघट तो छोड़ो, पल्लू भी नहीं लिया है। इसे बोलो घूंघट करने को। बहुएं ऐसे खुले सिर थोड़े ही घूमती हैं। जमाना भले ही बदल गया हो, पर रीति रिवाज तो नहीं बदलेंगे ना। पल भर को नीता सकपका गई। उसे लगा कि अभी सासू माँ उसे यह गलती करने पर कुछ सुना देंगी। पर लक्ष्मी जी ने मुस्कान बनाए रखी और सहजता से जवाब दिया, अरे ताई जी, आपने इस घर में प्रिया को घूंघट के देखा था क्या? प्रिया लक्ष्मी जी की बेटी और विवेक की बड़ी बहन है, जो कि शादीशुदा है। ताई जी ने चौंक कर कहा, वह तो इस घर की बेटी है, वह क्यों घूंघट करेगी भला? लक्ष्मी जी अब भी मुस्कुराते हुए नीता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू यह भी तो मेरी बेटी है, और मेरे लिए मेरी प्रिया जैसी ही है। बेटी और बहू इस घर में बराबर है, फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू माँ के लफ्ज नीता के कानों से होते हुए दिल में उतर गए। उसके भीतर ही भीतर एक सुखद एहसास होने लगा, मानो बर्फीली सर्दी में बदन पर सूरज की धूप पड़ी हो। ये वही सास थी जिनके बारे में माँ ने 100 संदेह पाले थे। नाश्ते के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हलवा बनाया और सबको परोसा। अफेरे की रस्म के बाद नीता और विवेक कुछ दिन घूमने निकल गए। हसीन वादियों में बिताए वह 10 दिन कभी ना भूल सकने वाला अनुभव था उसके लिए। विवेक का प्यार, उसकी छोटी छोटी शरारतें और नीता का हर पल को जी लेने का उत्साह, वे दोनों मजबूत रिश्ते की डोर से बनते चले गए। जब वह वापस लौटे तो नीता ने अपनी टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली, लेकिन घर लौटकर वह थकान के बावजूद रसोई में लक्ष्मी जी का हाथ बंटाती थी। उसे लगता था कि यह उसका फर्ज है। एक शाम जब नीता चाय की चुस्कियां लेते हुए लक्ष्मी जी के साथ सब्जी काट रही थी, लक्ष्मी जी ने उसे प्यार से टोका, नीता, यह चाकू नीचे रख दे। तुम सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना काम करती है, फिर यहाँ क्यों थकान मोड़ लेती है? ये घर तेरा है बेटी, यहाँ उतने ही आराम से रह जितने अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम दोनों हंसते खेलते अपनी जिंदगी जियो, काम की टेंशन मत लिया कर। नीता ने चाकू रख दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। अब सारा दिन घर में लगी रहती है, सारा बोझ आप पर पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूँ। उसकी बातें लक्ष्मी जी के दिल को छू गईं। लक्ष्मी जी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, अरे बेटी, तू नौकरी करती है, अपनी उसमें ध्यान दे। मेरी मदद के लिए तो मेड आती है, और हाँ, कभी तेरा मन करे तो खाना बना लेना, पर परेशान होकर कुछ मत करना। मुझे तो खाना बनाना का शौक है। फिर वह थोड़ा रुककर शरारती अंदाज में आगे बोली, और सुन, तू जब नौकरी पर जाती है ना, तेरे ससुर जी भी रसोई में कदम रख देते हैं। अच्छा ही है इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जाम हो, उससे तो बेहतर है काम कर लें। नीता की आंखें चौड़ी हो गईं। सच माँ जी, पापा जी खाना बनाते हैं? वह हैरान थी। लक्ष्मी जी हंस पड़ी, हाँ बेटी,
कल जो सब्जी तूने खाई थी ना, वह तेरे ससुर जी ने बनाई थी। तू तो बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी हंसी में एक मासूम मजा था। नीता का मुंह खुला रह गया। सच्ची माँ जी, मुझे तो लगा आपने बनाई होगी। पापा जी को देखकर लगता है कि बस अखबार पढ़ना और चाय पीना ही उनका शौक है। वह भी हंस पड़ी। डॉट। एक दिन शाम को जब नीता स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि लक्ष्मी जी और ससुर जी मिलकर रसोई में कुछ बना रहे थे। नीता ने बैग किनारे रखा और लक्ष्मी जी के पास रसोई में चली आई। ससुर जी ने उसे देखते ही कहा, नीता बेटा, आज तेरे लिए खास पकौड़े बन रहे हैं। लक्ष्मी जी ने एक पकौड़ा उठाकर नीता को खिला दिया तो नीता हंसते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो कमाल के पकौड़े बनाते हैं। बस तारीफ मत कर बेटा, वरना हर बार लक्ष्मी मुझे ही पकौड़े तलने को कहेगी। ससुर जी बोले तो घर में हंसी की लहर दौड़ गई। नीता को महसूस होने लगा जैसे वह इस घर की पुरानी सदस्य हो। अभी सब ठाकों में मग्न थे कि नीता का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से राधा जी की आवाज आई। क्यों नीता, अपनी माँ को तो भूल ही गई शादी के बाद। क्या तुझे मेरी याद भी नहीं आती? नीता ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है माँ। कल जब आपने फोन किया था तो हम सब खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था, मैं बाद में बात करूंगी। राधा जी की आवाज और चुभती गई। अरे हाँ, सब लोग खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी थी। कितनी बार कहा है तुझसे, नौकरानी मत बन उनके घर में। जब भी काम बोले बीमार पड़ने का नाटक कर लिया कर। नीता का दिल बैठने लगा। वह संयम से बोली, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं खुद करना चाहती थी। ये घर मेरा भी तो है अब। अच्छा, तू ये बता, कब आ रही है मुझसे मिलने? नीता एक पल को चुप रही, फिर धीमे से बोली, अच्छा माँ, मैं माँ जी से पूछ लूंगी। अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो आ जाऊंगी। क्या अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी? और अगर वह मना कर दे तो तू नहीं आएगी। अगर तू यूं ही सब करती रही तो कभी भी सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी। माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती है? मैंने आपको बताया था ना, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। अगर आपको शक है तो एक बार यहाँ आकर देख लो। वैसे मैं तो कहती हूँ एक बार आ ही जाओ। आपको भी सीख मिलेगी कि एक सास को कैसा होना चाहिए। राधा जी का स्वर और तीखा हो गया। बस बस, अपने सास ससुर के पक्ष में इतने कसीदे गढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे सब समझ आता है। अब मैं फोन रखती हूँ। फोन कट होने के बाद वह बैठक में लौट आई, जहां लक्ष्मी जी चाय पी रही थीं। किसका फोन था बेटा? माँ का, नीता ने कहा। लक्ष्मी जी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली, फिर बड़े प्यार से बोली, अकेली रहती है ना, उदास हो जाती होंगी माँ। तो आखिर माँ होती हैं, उनका हालचाल लिया करो और मिलने भी जाया करो। नीता ने हल्की हिचक के साथ सिर हिलाया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा करो, कल तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है ना? विवेक ऑफिस जाते वक्त तुम्हें मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा। फिर जब स्कूल में लंबी छुट्टियां मिलेंगी तो कुछ दिन अपनी माँ के साथ भी बिता लेना। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, ठीक है। अगले दिन जब नीता मायके पहुंची तो दरवाजा खुलते ही राधा जी की आंखें फैल गईं और चेहरा खिल उठा। आज उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। पूरा दिन उन्होंने नीता के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को नीता विवेक के साथ वापस आ गई। अगले दिन उसे स्कूल जाना था, लेकिन वह सुबह एक अनजान आंधी की तरह आई। नीता स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी के पल्लू को संभालते हुए वह आईने के सामने खड़ी थी। तभी उसका फोन बजा। माँ का नाम देखकर वह हैरान हुई। रात को तो मिलकर आई थी, अब सुबह सुबह क्या हुआ? उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से राधा जी की कांपती दर्द भरी आवाज आई, बेटी तू जल्दी आ, मुझे उठा नहीं जा रहा। ना जाने कैसे पैर फिसल गया। बड़ी मुश्किल से फोन तक पहुंची हूं। माँ की कांपती आवाज सुनकर नीता के हाथ से कंघी छूट गई। उसकी सांसें थम सी गईं। वह दौड़कर विवेक के पास गई जो अभी बिस्तर पर था। विवेक, माँ को कुछ हो गया है, वह गिर गई हैं, जल्दी चलो। विवेक एकदम से उठा और लक्ष्मी जी को आवाज दी, माँ, नीता की माँ को चोट लगी है। विवेक ने फौरन गाड़ी निकाली। लक्ष्मी जी भी बिना वक्त गवाए तैयार हो गई। मैं भी चलती हूँ। गाड़ी स्टार्ट हुई। नीता और लक्ष्मी जी साथ बैठे और तीनों राधा जी के घर की ओर दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा राधा जी फर्श पर थीं, दर्द में कराह रही।
चेहरा पसीने से भीगा था, बाल बिखरे हुए और आंखों में दर्द से ज्यादा बेबसी थी। माँ नीता झुककर उनके पास बैठ गई। लक्ष्मी जी ने तुरंत हालात समझ लिए। लगता है अंदरूनी चोट है, चलो फौरन अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में जांच हुई, एक्सरे भी लिया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सूजन और खिंचाव ज्यादा है। कुछ हफ्तों का सख्त आराम जरूरी है। कोई झटका या लापरवाही से हालात बिगड़ सकते हैं। नीता ने मां का हाथ थाम लिया। राधा जी की आंखें नम थीं, पर वह चुप थीं। लक्ष्मी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप टेंशन मत लो। नीता और विवेक है ना, सब संभाल लेंगे। नीता ने फौरन कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मां के साथ ही रुक जाती हूँ। घर का काम भी देख लूंगी और इनकी देखभाल भी हो जाएगी। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी ने बड़े अपनेपन से कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेली कैसे सब संभालेगी? ऊपर से तेरी माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि तू हर काम अकेले कर सके। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहां सब होंगे। तू मैं विवेक मिलकर देखभाल करेंगे तो ठीक भी जल्दी होंगी। राधा जी ने पहले तो विरोध करना चाहा, होंठ हिले भी, पर दर्द और कमजोरी ने उन्हें चुप करा दिया। विवेक ने तुरंत अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर सब मिलकर राधा जी को कार में बैठाकर घर ले आए। नीता ने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब उसका पूरा ध्यान माँ की देखभाल में था। वह माँ की दवाइयों और बाकी सुविधाओं का ध्यान रख रही थी, तो लक्ष्मी जी रसोई संभाल रही थीं। आज वह उनके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर ले आई। लीजिए बहन जी, दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। राधा जी, जो अब तक खुद को दूसरों से अलग और ऊपर मानती आई थीं, पहली बार इतनी मदद लेते हुए खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थीं। अरे, आप तकलीफ मत कीजिए बहन जी, राधा जी संकोच के साथ बोली। तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ कैसी? आप मेरी नीता की माँ हैं तो मेरे लिए भी घर की है। बस चुपचाप खा लीजिए। 1 हफ्ता बीत चुका था। राधा जी अब भी नीता और विवेक के घर पर थीं। चोट की तकलीफ कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह उठ बैठ नहीं पा रही थी। आज सैटरडे नाइट थी, तो हर शनिवार की तरह आज भी सब लोग बैठकर एक साथ फिल्म देखने वाले थे। विवेक और नीता राधा जी को भी व्हील चेयर पर बिठाकर लिविंग रूम में ले गए, जहां टीवी रखा था। लक्ष्मी जी पहले से ही टेबल पर पॉपकॉर्न रख चुकी थीं। टीवी की स्क्रीन पर एक पुरानी कॉमेडी फिल्म की शुरुआत हो रही थी। लक्ष्मी जी कभी सबको पॉपकॉर्न बांटती और फिल्म के मजेदार सीन का आनंद लेने लगती। नीता और विवेक तो मजेदार डायलॉग पर अपनी अपनी टिप्पणियां देने लगते, तो वहीं ससुर जी जोर से ठहाके लगाकर हंसते। कमरे में हंसी की गूंज थी। राधा जी इस माहौल को देखकर अभिभूत थी। उस रात राधा जी को नींद नहीं आई। इस घर के माहौल को देखकर वह हैरान थी। यहाँ सबके बीच एक अनोखा प्यार था। कोई रोक टोक नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सच्ची आत्मीयता। नीता को यह लोग कितना चाहते थे। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। कभी कभी उन्हें लगता कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है, पर यह दुनिया उन्हें इतनी अपनी सी लगने लगी थी कि मन में एक अनजाना सुकून पनपने लगा था। यह घर महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। यह एक ऐसा आशियाना था जिसकी नींव प्यार भरे रिश्तों पर टिकी थी। यहाँ तनाव का नामो निशान नहीं था। हर कोने से खुशियां चहकती थीं। अब तो राधा जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं भी कितनी पागल थी जो इस परिवार से अलग हो जाने को कह रही थी। लेकिन अब नीता की 1 हफ्ते की छुट्टियां पूरी हो चुकी थीं। स्कूल से फोन आया था। वार्षिक महोत्सव आने वाला था और स्कूल में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। बतौर सीनियर टीचर उसकी मौजूदगी जरूरी थी। फोन रखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उस समय लक्ष्मी जी भी वहीं बैठी थीं। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा तो नीता बोली, वो माँ जी, स्कूल का एनुअल फंक्शन नजदीक है। मैनेजमेंट की तरफ से कॉल था, जाना पड़ेगा। पर उसकी आंखों में घुली चिंता और स्वर में छिपा बोझ साफ छलक रहा था। अरे तो हम हैं ना बेटा, परेशानी क्या है? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर उसका कंधा थामा। लेकिन माँ को यूं छोड़कर, मेरा मतलब है आप कैसे सब कुछ संभाल पाएंगी? नीता बोली। उन्होंने शांत लेकिन भरोसे से भरे स्वर में कहा, तू निश्चिंत होकर स्कूल जा। यहाँ मैं हूं ना, और मेड भी लौट आई है गांव से। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तेरा काम भी जरूरी है और माँ की देखभाल भी। हम दोनों सब संभाल लेंगे। नीता ने चुपचाप उनकी तरफ देखा।
लक्ष्मी जी की एक बात ने उसका मन हल्का कर दिया। ठीक है मम्मी जी, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने सिर पर हाथ रखा। जाओ, अपना काम मन लगाकर करो और यहाँ की फिक्र मत करना। उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर सामने बैठी राधा जी की आंखें आंसुओं से भीग गईं। बस अगले दिन से नीता ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। पीछे लक्ष्मी जी ने अपने पति के साथ मिलकर घर को बखूबी संभाल लिया। राधा जी की देखभाल में कोई कसर न छोड़ी। दवाइयां समय पर, खाना उनकी पसंद का और हर सुविधा का ख्याल। धीरे धीरे राधा जी की तबीयत में सुधार आने लगा। उनकी सेहत के साथ साथ स्वभाव में भी नरमी छाने लगी। पहले वह खाली वक्त किटी पार्टियों में बिताया करती थी, जहां लोग एक दूसरे की बुराइयां और हैसियत के दिखावे में लगे रहते थे। वहीं आजकल वे लक्ष्मी जी के साथ बैठकर सत्संग सुना करती थीं। कभी कभी ध्यान में भी बैठ जाती थीं। ये बदलाव देख नीता का मन खुश था। अब राधा जी लगभग ठीक हो चुकी थीं। थोड़ा बहुत चलने भी लगी थीं। एक दिन नीता ने उन्हें खड़े देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, आप चल रही हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। कहते हुए वह उनके गले लग पड़ी। एक शाम लक्ष्मी जी और राधा जी सोफे पर साथ बैठी थीं। चाय के प्याले हाथ में लिए राधा जी ने धीरे से कहा, अब मैं सोच रही हूं अपने घर लौट जाऊं। लक्ष्मी जी ने चौंक कर देखा। क्यों बहन जी, यहीं रहिए। यहां मैं आपके साथ हूं। नीता है, विवेक है, हम सब हैं। घर जाकर अकेले क्या करेंगी? परेशान ही होंगी। राधा जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। बात तो आप ठीक कहती हैं। यहां रहते हुए दिन कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। अपना खाली घर तो काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले नीता के पापा मुझे छोड़ गए, फिर मेरा बेटा, जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं चाहती थी कि रोहन के लिए लड़की मैं चुनूं तो क्या गलत था। इतना अच्छा खानदान था, रुतबा था उनका समाज में, खूब धन संपत्ति थी। लेकिन रोहन ने तो कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब तो मैं उससे कोई मतलब नहीं रखती, बात तक नहीं करती। लक्ष्मी जी ने गहरी नजर से उन्हें देखा। लेकिन बहन जी, एक बात बताइए, क्या आपने एक बार भी रोहन की बात सुनने की कोशिश की? कभी उसकी पसंद की लड़की को समझने या जानने की कोशिश की? राधा जी चुप रही, जैसे कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। दिल तो हर माँ का एक सा होता है। आपने जो चाहा वह गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी के फैसले वह बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम तो केवल उनके लिए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन चलना उन्हें है। अगर वह अपने बनाए रास्ते पर खुश हैं, तो क्या हमें भी खुश नहीं होना चाहिए? राधा जी की आंखें कुछ पल को दूर कहीं टिक गईं, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं, मैं समझती हूँ लक्ष्मी जी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि समाज में सर उठाकर चलूं। आखिर लोगों के बीच हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता करके उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी किटी की सहेलियां हंसने लगी थी मुझ पर। मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने मेरा। वो सब हुआ रोहन और उस लड़की की वजह से। क्या थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रुतबा चाहना भी गुनाह है? लक्ष्मी जी ने उनकी आंखों में झांकते हुए धीरे से मुस्कुराया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही बताइए, समाज के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब कर देना क्या सही था? जिन्हें आप अपना दोस्त मानती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आप समझ ही नहीं पाई। ये बात सुनकर राधा जी सन्न रह गई। फिर लक्ष्मी जी जरा पास खिसक आई और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, कभी कभी जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती बहन जी, पर कभी कभी वह जैसा चलती है वैसी ही सबसे बेहतर साबित होती है। आपको यकीन नहीं होगा, विवेक के लिए एक बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी, अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभालती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हम सबको लगा बस अब यही रिश्ता कर देना चाहिए। लेकिन विवेक ने साफ मना कर दिया और कारण पूछने पर हमें बता दिया कि वह नीता से प्यार करता है और उसी के साथ 7 फेरे लेकर अपना जीवन बिताना चाहता है। हमने विवेक के फैसले का सम्मान किया। लक्ष्मी जी आगे बोली, क्योंकि हमें उसकी खुशी प्यारी थी। अगर उस वक्त हम भी धन दौलत के पीछे भागते तो शायद वह रिश्ता हो जाता, पर उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल ना होती और मुझे जिंदगी भर उसका मलाल रहता। जो हुआ अच्छा ही हुआ।
इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की शायद हमारे घर में टिक भी ना पाती। आज अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ खुश देखती हूँ तो सुकून मिलता है। लेकिन बहन जी, आपने ठीक उसका उल्टा किया। आपने पैसे को तरजीह दी और अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर जब इन्हें अहम बना लिया जाए तो ये जिंदगी को बोझ बना देती है। और आप भी यही गलती कर बैठी हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी नहीं कमाई जा सकती। राधा जी के दिल में हलचल मच रही थी। होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। लक्ष्मी जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूं, आपका बेटा आज भी आपके बेहद करीब है। नीता ने मुझे बताया कि वह आपके घर का पूरा खर्चा उठाता है। अक्सर नीता को फोन करता है। नीता और विवेक से बात करता है। उसका हाल पूछता है और आपका भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन से आप गिरी हैं रोज उसका फोन आता है आपकी तबीयत पूछने के लिए। आपने तो मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया है, पर सच तो यह है कि आपने ही उसे खुद से दूर कर दिया। राधा जी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर गला रुंध गया। कई बरसों से जमी एक जिद आज जाकर पिघलने लगी थी। उनकी कंप कंपाती उंगलियों ने लक्ष्मी जी का हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। उस रात राधा जी को नींद नहीं आई। पलंग पर लेटी रही, मगर आंखें छत की ओर टिकी थीं। सुबह जब नीता उठी तो देखा माँ चुपचाप तैयार हो रही हैं। क्या हुआ माँ? नीता ने हैरानी से पूछा तो उन्होंने अचानक फैसला सुनाया। नीता, मैं अपने घर लौट रही हूँ। नीता हैरान थी। माँ, अब ठीक तो है ना? अचानक ये क्या? उसकी आवाज में चिंता थी। लेकिन राधा जी ने बस इतना कहा, बहुत दिन तकलीफ दे दी तुम्हें, अब मुझे घर जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सबने उन्हें कुछ दिन और रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार विवेक उन्हें कार से घर छोड़ आया। कुछ देर बाद नीता ने माँ को फोन मिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके भीतर बेचैनी घर करने लगी। शाम ढली ही थी कि नीता के फोन की घंटी बजी। वह झट से उठी और जल्दी से फोन रिसीव किया। लेकिन दूसरी ओर से जो सुनने को मिला, नीता का दिल कांप उठा। क्या वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली, और फिर अचानक उसकी आवाज गला भर आया। फोन सुनते सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद रोते रोते कमरे से बाहर आई। फोन कट चुका था। इधर लक्ष्मी जी और विवेक उसे यूं रोते देख घबरा गए। वे दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ नीता? कुछ तो बताओ। लेकिन नीता बस रोती रही। अरे बताओ तो बेटा, बात क्या है? लक्ष्मी जी का दिल बैठा जा रहा था। फिर नीता अचानक आगे बढ़ी और अपनी सास के गले लग गई। थैंक यू मान जी, आप बहुत अच्छी हैं। कहते हुए वह फिर से रो पड़ी। लक्ष्मी जी चौंकी। बाप क्या है बेटा? तो नीता ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। भैया का फोन था। वह कह रहे थे कि माँ उनके पास उनके घर पर है। आज उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों हैरान ही रह गए थे। सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें नम हो गईं। सच में राधा जी अपने बेटे के पास, विवेक ने पास आकर कहा। यह तो कमाल हो गया। नीता ने हिचकियां लेते हुए आगे बताया। पता है माँ जी, माँ ने न केवल भैया को गले लगाया बल्कि उनसे माफी भी मांगी। फिर भाभी को गले से लगाकर देर तक रोती रही। हिचकियों में अब राहत घुलने लगी थी। पल भर को घर में सन्नाटा छा गया था। और फिर नीता ने धीरे से कहा। ये बात बताने के बाद भैया ने माँ को फोन पकड़ा दिया। माँ ने कहा, नीता, मेरी आंखों पर तो जैसे पर्दा पड़ा था। मेरे अहम और पूर्वाग्रहों का मैं स्नेहा में खामियां तलाशती रही, पर असल में कमी मेरी सोच में थी। तू जानती है, जब मैंने तेरी सासू माँ से बात की तो उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के अहम की दीवारें तोड़ दी। और सच कहूं नीता, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियां नजर आईं। अब मैं भी अपने बेटे बहू के साथ हूं और बहुत खुश हूं। तेरी सास ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार से रखूंगी जैसी तेरी सास रखती है। और फिर माँ बोली, अब फोन रखती हूँ। तेरी भाभी मेरे लिए खाना बनाकर लाई है, हम सब मिलकर खाएंगे। भरी आंखें लिए नीता ने अपनी बात पूरी की तो लक्ष्मी जी ने नीता के सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी भीग रही थीं। देखा, बेटी माफी में वह ताकत होती है जो रिश्तों के मलबे को भी घर में तब्दील कर दे। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा मनमुटाव था, अब तेरा पूरा परिवार साथ होगा। लक्ष्मी जी नीता के आंसू पोंछते हुए बोली। तो नीता ने उनकी हथेली चूम ली। माँ जी, जो काम मैं आज तक नहीं कर पाई, वह आपने कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से गुलजार हो गया। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले।
दोस्तों, राधा जी ने अंत में जो फैसला लिया, क्या वह सही था? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।